लेकिन अल्टीमेटली इतना तो मुझे पता है कि बिहार का करोड़ों अरबों खरबों रुपए का राजस्व का पिछले 6 साल में नुकसान हुआ। शराब पीनी नहीं चाहिए, ये आप अच्छी भाषा में आप इसको प्रमोट करें, सिनेमा हॉल हर जगह जो भी सिस्टम है। 5-10-15 सालों में बिहार के शिक्षा नीति को अजीब तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तालीम है, तालीम बोले तो डिग्री आप बोल सकते हैं कि कानून एक ऐसा ताकतवर चीज बन गया है जो कमजोर लोगों को दबोच लेती है और ताकतवर लोगों को छुटकारा दिलाने का रास्ता छोड़ के चलती है। डुप्लीकेट शराब ऑलरेडी बन रही है और बिक भी रही है और आ भी रही है। आप चाहे पूर्वांचल के बॉर्डर से ले लो, चाहे आप सीमांचल के बॉर्डर से ले लो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, नेपाल हो, जजों की कमी है, न्यायालयों में मेन चीजों के लिए उपाय नहीं मिल रहा। आप ये एक जबरन चीज लाद दे रहे हैं सिर्फ एक महिलाओं को ये शो करने के लिए कि मैं आपके हित में सोच रहा हूं। आप एक बार आप न्यूट्रल एजेंसी से सर्वे तो करा के देखो कि किन लोगों ने शराबें नहीं पी। शराबबंदी और शराबबंदी। फिलहाल इस वक्त बिहार में शराबबंदी की बात बहुत ज्यादा हो रही है। बीजेपी भी अब जदयू को निशाने पर ले रही है और ये कह रही है कि उनको शराबबंदी के बारे में सोचना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है और उसके बाद नीतीश कुमार संशोधन करने के मूड में नजर तो आ रहे हैं, लेकिन शराबबंदी वापस लेना नहीं चाहते हैं। आज इसी मुद्दे पर बिहारनामा में बातचीत होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज बिहारनामा का तीसरा एपिसोड शूट हो रहा है और हमारे साथ इस तरफ डॉक्टर विजय रंजन सर बैठे हुए हैं, जो अपने बातों को बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं और आज फिर से इस चर्चा में हमारा साथ देने वाले हैं। सर स्वागत। सर, शराबबंदी के बारे में जितनी ज़्यादा बातें, आज हम अब NDA सरकार की बात कर ले तो जो समर्थन में जब रही है बीजेपी, आज शराबबंदी को लेकर के जदयू को आड़े हाथों ले रही है। ये कह रही है कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और विपक्ष तो लगातार आंकड़े निकाल रहा है और अभी 12 जनवरी से लेकर के अब तक सर लगभग ऐसे आंकड़े जो सामने आए 41 लोगों की, यानी कि 41 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस पर क्या कहना है कि नीतीश कुमार को वापस लेना चाहिए या संशोधन की जो बात कही जा रही है, अब अलग कुछ नियम निकल करके सामने आए? शराबबंदी को वापस लेना चाहिए या नहीं, ये बड़ा डिफिकल्ट विषय है। पहला 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको गौर से देखनी होगी कि शराबबंदी की ज़रूरत क्या पड़ी। उसी नीतीश कुमार ने शराब को शहरों और अनुमंडल या जिला मुख्यालयों से निकाल के गांव के चौक चौराहे तक 2016 से पहले के 5-10 सालों में उन्होंने उसे पहुंचाया। जब सभी लोगों को लत लग गई या सभी लोग उसके आदी हो गए, या इसमें अब सरकार को नहीं दोष दे, और एकाएक आप किसी सभा में कुछ महिलाओं के कहने से या किसी लेडीज के कहने से कि इसका बहुत असर पड़ता है, आपने एट रैंडमली रातों रात शराबबंदी की घोषणा कर दी। आपने कानून भी बड़ा टाइट रखा। उस टाइम में संभवतः RJD और ये लोग शायद सरकार में थे, जो भी थे, बीजेपी उस टाइम पे थी भी नहीं। और सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सवाल आप अगर गौर से देखोगे, जीतन राम मांझी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोला। मसला ये नहीं है कि शराबबंदी वापस ली जानी या नहीं ली जानी चाहिए, ली जानी नहीं चाहिए। मसला ये है कि जीतन राम मांझी जी का कथन था कि कौन सा अफसर संतरी से लेके मंत्री तक जो रात के 10 बजे के बाद उनके बंगले या उनके घर या उनके आशियाने या उनके ठिकाने शराब से गुलजार नहीं होता है। ये तो जीतन राम मांझी की बात रही बड़े लोगों के लिए। और एक प्रैक्टिकल बात ये रही कि 2016 से लेके अब तक बंदी के बावजूद आपके पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है। नुकसान 2 तरीके से हुआ। एक, ओरिजिनल शराब 6 महीना साल भर के बाद मिलना बंद हो गया। डुप्लीकेट शराब ऑलरेडी बन रही है और बिक भी रही है और आ भी रही है। आप चाहे पूर्वांचल के बॉर्डर से ले लो, चाहे आप सीमांचल के बॉर्डर से ले लो, बंगाल हो, झारखंड हो, यूपी हो, नेपाल हो, आप 4 जगहों से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और आपने अगर बंदी करी और 16 और 6, ये 6 साल होने को आए लगभग। 6 साल में आपकी बंदी जितनी मगजमारी आपने शराबबंदी के तरफ की, वो चीज़ें बढ़ती चली गई। अगर कोई जेन्युइन सर्वे करे तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग कल तक पी रहे थे वो थोड़े ज़्यादा दाम दे के ही पी रहे हैं। अब ये सर्वे कौन करके देता है कि घरों के माहौल ठीक हो गए या घर में पीने वाले अब महिलाओं को क्रश करना छोड़ दिया या पीने वाले अब डर डर के पीते हैं। इन चीज़ों के आधार पे जब आप इसके पीछे के संसाधनों को देखेंगे, आप मानव श्रृंखला से लेके विज्ञापनों से लेके पुलिस प्रशासन, जिनका काम अपराध रोकना होना चाहिए था, जिनका काम पूरी की पूरी फोकस उनका ट्रैफिकिंग या
क्राइम कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे उनका फोकस होना चाहिए था, उनके फोकस वहाँ है। दुखद तब हो जाती है कि जब और 10 बात की एक बात, आपको क्या लगता है कि बगैर प्रशासन के सहयोग से पूरे बिहार में एक पत्ता भी हिल सकता है? अगर पत्ता नहीं हिल सकता तो पूरी की पूरी स्कॉर्पियो, पूरी की पूरी ट्रक, पूरी की पूरी कंटेनर, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। पहले मेरा कहना यह है कि शराबबंदी वापस ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए, कोई भी अधिनियम। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब किसान के 3 काले कानून वापस लिए जा सकते हैं, तो आप सिर्फ एक महिलाओं को ये शो करने के लिए कि मैं आपके हित में सोच रहा हूं, आप एक बार आप न्यूट्रल एजेंसी से सर्वे तो करा के देखो कि किन लोगों ने शराबें नहीं पी, किन लोग शराब नहीं पीते हैं। हाँ, वो थोड़ा डुप्लीकेट पिएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, जिनका शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, हर तरह से नुकसान लोगों को जारी है। हमने डेटा निकाला तो 2018 में भी संशोधन किया गया था शराबबंदी को। हालांकि शराबबंदी 2016 में लागू किया गया था, 2018 में संशोधन किया गया। उसके बाद भी गोपालगंज वाला इतना बड़ा कांड जिसमें लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आज उस मामले में ललन सिंह से सवाल किया गया कि गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इन यहाँ पर 90 लोगों की मौत हुई जहरीली शराब को पीने से। तो उनका कथन था कि हमने अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला है और ऐसे ही जितने लोग पकड़े जाएंगे शराब बेचने में, शराब पीने में, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तो 6 सालों से चल रही है। अभी एक सर्वे आई थी करीब 1 सप्ताह पहले का कि बिहार के जेलों में 200% एक्स्ट्रा कैपेसिटी से कैदी बंद है। मतलब अगर आपके एक जेल में आपकी 900 कैदियों को रखने की जगह है, तो वहाँ पे करीब 2200, 2700 ऐसे करके कैदी ठूसे जा रहे हैं। और उसमें भी दुखद तथ्य ये है कि उसमें आधे वो लोग हैं जो शराब पीते या शराब बेचते हुए पकड़े गए। ये तो बात सही है, लेकिन इधर एक संजय जायसवाल जी ने क्वेश्चन उठाया था, बीजेपी के माननीय अध्यक्ष जी ने, कि क्या जैसे अभी नालंदा के केस में कि जो लोग के घर में मौतें हुई वो भी तो पीने वाले लोग थे। अगर आपको सील करेंगे तो क्या एक तो उन्होंने पिया, आपके कहने के बाद पिया। और ये सवाल सिर्फ शराबबंदी का नहीं है, आप कुछ भी बंदी करते हैं। अभी तो मैं क्या करूं, आप अभी कोविड का जमाना है, घूम फिर के मुझे कोविड पे आना पड़ता है। आप कोई भी प्रोटोकॉल लागू करते हैं, हर प्रोटोकॉल की धज्जी आमजन उड़ाते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां आमजन उड़ा देते हैं और आपके संज्ञान में उड़ता है। बस आपको एक पर्टिकुलर टारगेटेड लोगों को आप टारगेट करते हैं। इससे पहले आप देखोगे तो राम सूरत राय मंत्री जी रहे हैं इनके कैबिनेट में, उनके घर में दलान में जो भी है, मतलब उसका रीजन आता है कि वो मेरा दलान नहीं है, मेरा घर नहीं है। वो लूप होल्स होते हैं और उस लूप होल्स के आधार पे, जैसे कानून के बारे में कहा भी जाता है कि कानून एक ऐसा ताकतवर चीज बन गया है जो कमजोर लोगों को दबोच लेती है और ताकतवर लोगों को छुटकारा दिलाने का रास्ता छोड़ के चलती है। ये सारी चीजें, ये सारी कवायद बड़ा अजीबोगरीब तरीके से कि शराबबंदी कितना उचित है, और अगर शराबबंदी है तो उसका एक सिस्टम क्या होना चाहिए। आपने शराबबंदी करी, आपने मिलिट्री लोगों को छोड़ा, आपके पूरे बिहार में आवाजाही का एक सोर्स है कि भाई जितने भी कैंप्स हैं, मिलिट्री कैंप्स हैं या पुलिस कैंप्स हैं, वहाँ तक शराब पहुँचेगी, चाहे वो हरियाणा से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे वो झारखंड से आए। शराब तो आती ही आती है। अब आपको आपके अपने बॉर्डर पे चेक करना है। आप किसको चेक करते हैं? या तो आप टारगेटेड हैं, जिन्होंने प्रशासन को पैसे नहीं दिए या जिनका प्रशासन के साथ मिली अंडरस्टैंडिंग में कमजोरी आ गई, आपने उनको पकड़ के ठूंस दिया। और ऐसे भी आपको तो दिखाना होता है ना कि जब शराबबंदी है तो हर सप्ताह 10 दिन पे कुछ ना कुछ यहाँ पकड़ाएगा, वहाँ पकड़, तो छोटे छोटे मेमने जो हैं बीच बीच में, या जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है उनको पकड़ लिया जाता है, या दुश्मनी वगैरह की वजह से किसी के पीछे अगर किसी का कोई पर्सनल तारतम्य है तो उनका टारगेट हुआ जाता है, टारगेट लेके उनको किसी बॉर्डर पे रोक लिया जाता है। या फिर आपको जब दिखाना, या जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ती है, या जब आप शराबबंदी की समीक्षा मीटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा अखबारों में या मीडिया में न्यूज बढ़ जाती है कि शराबें पकड़ी गई। और फिर उसके बाद सारी मिली भगत से मैं बारंबार हर चैप्टर, हर बिहारनामा का एपिसोड हो चाहे कोई भी एपिसोड, मैं हर एक चैप्टर में बोलता हूं कि चीजें 2 मिनट में ठीक होंगी, बशर्ते कि ऊपर बैठा हुआ इंसान और बीच में बैठा हुआ जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, उन लोगों के बीच में पैसों का बंटवारा बंद हो जाए, सारी चीजें अच्छे तरीके से बंदी फलीभूत होगी। और अगर शराब बंदी होगी तो कहीं ना कहीं समाज को फायदा है, इसमें कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसका एक आर्थिक पहलू अगर आप देखें, शराब उतनी ही पी जा रही है, पैसे जो है वो राजकीय कोष में जाने के बजाय दाएं बाएं ब्लैक मनी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और हजारों करोड़ रुपए का बिहार सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। जिद तो सिर्फ पे बैठे लोगों का जिद अपनी जगह पे वाजिब होता है कि हमने ऐसा किया, हम इसको नहीं तोड़ेंगे, जिसको आना है वो
ब्रेक ले ले। अभी तो एक बात और भी आई थी कि गुजरात जैसा आप क्यों नहीं करते हैं। जैसे गुजरात में क्या होता है, आपको पता भी है शराबबंदी की वजह से बिहार को कितना नुकसान झेलना पड़ा। नीतीश जी तर्क देते रहते हैं कि नहीं लोग आएंगे, टूर आएंगे। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का मीटिंग ले लो, किसी भी प्रकार के वेबिनार्स की बात करो, सॉरी सेमिनार्स की बात करो। साल 2 साल से मान लो चलो ठीक है थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जब जब कोविड काल की पाबंदियां घटती है, ये सारी चीजें कहाँ शिफ्ट हुई? उधर बनारस, इधर रांची झारखंड, इधर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, इधर नेपाल। लेकिन अब बिहार में कोई बड़े सेमिनार्स नहीं होते। इवन तक कि मेडिकल डॉक्टर्स, एमआर या किसी भी प्रकार की कंपनी या किसी भी कंपनी का जो एक वो टूर प्रोग्राम होता है या ट्रिप्स होता है, जिसमें एक एंजॉयमेंट के नाम पे लिटिल बिट करके शराब जिसमें पी जाती है, या जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं कि 90 ml दारू जो है वो आपको सुविधाजनक होता है, बहुत सारे लोगों को चाहिए। और 10 बात की एक बात मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि मन ने क्या करना है, मुझे खाना क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, चाहे कोविड काल हो चाहे शराबबंदी काल हो, ये डिसाइड करना सरकारों का काम नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है अच्छे सोच के या समाज के हित में, तो उनको हर बंदी पे ध्यान रखना चाहिए। आप अगर गौर से देखेंगे तो अभी जैसे मुंबई में आप ड्रग्स वगैरह को लेके देखते हो, इतना बड़ा इशूज बन जाता है। किस ड्रग्स पे? उसको बीट्स बोल के या ऐसे वैसे बोल के आप कर देते हो। तो भैया बरसों से गांजा या ड्रग्स तो प्रतिबंधित है। हम बचपन से मूवीज में ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेके रंगीन सिनेमा धर्मेंद्र से लेके चरस तक मैंने इतनी सारी मूवीज देखी कि ये तो ब्लैक है, ये तो कानूनन गलत है, इसके लिए बैंकॉक जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूक्रेन जाना होगा, इसके लिए आपको हवाई जानी होगी, आपको इसके लिए दूसरे जगहों पे जानी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है? आप अगर ये अब आप इस इलाके को लो, इमेजिन करो मधुबनी जिला या कोई भी ग्रामीण बेल्ट में आप चले जाओ, तो जिसको गांजा या बीट्स बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। एक्चुअली ये शराबबंदी मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन आज जब आप लोगों ने बताया तो मैं इस पर थोड़ा सा बात कर ही लूँ कि ये आप कहीं पे भी जाओगे, थोक भाव से छोटी सी बड़ी दुकानों में आपको गांजे मिल जाएंगे। गांजे तो बरसों से प्रतिबंधित है। आपने गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीज़ें आपने प्रतिबंधित कर रखी है। आप सिगरेट पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी मानवाधिकार हो, वो लोग बोलते हैं कि इस पे लिखो कि ये डेंजर है। आप उसे बड़ा बड़ा सीना फाड़ के कैंसर, हम पिछले 30-35 सालों से सिनेमा हॉल्स में या कहीं पे भी देखते हैं कि पहले कैंसर का विज्ञापन देता है, लोगों को बड़ी उबकाई होती है, आराम से वो विज्ञापन देख लेते हैं। खैनी खाने वाला खैनी खा लेता है, गुटखा खाने वाला गुटखा खा लेता है, पान खाने वाला पान खा लेता है, बाहर निकल के पीने वाला पी लेता है, फूकने वाला फूक लेता है। तो मसला ये नहीं है। अगर आप अवेयरनेस के नाम पे ही आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब जनता शिक्षित होगी। आप लाठी के बल पे, कानून के बल पे और इस तरीके से आप कोई भी बंदी शुरुआत करेंगे, जैसे जो हालात आपका कोविड का हुआ, आप बोलते रहिए कि पाबंदियों की वजह से धीरे धीरे कम हुआ। अभी कोविड में क्या हुआ? पाबंदियों की वजह से कम हुआ। जैसे नीतीश जी बोलते हैं कि पाबंदियों की वजह से लोगों के घरों में शांति आई, लोगों के घरों में इनकम बढ़ी। भैया लोगों के घरों में मुझे आपको कहां से ये सोर्स पता चलता है? आपके पास जो सोर्स है आपके अपने खजाने का, उस सोर्स को तो एक बार ठीक से देखो। सर आपने प्रशासनिक बात कहा कि अगर प्रशासन नहीं चाहेगा तो हो ही नहीं सकता कि शराबबंदी। तो सर इसी प्रशासन की बात अगर हम ले ले तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जहां पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, या उसके अलावा भी तमाम मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं? पटना में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि कल ही 15 करोड़ का एक सोना व्यापारी लूट के चले गए। इस पर वहां का एक बंदा चीख कर ये कह रहा है कि हम एसएसपी को, डीएम को फोन करते रह गए, घंटों तक फोन नहीं उठा गए, लेकिन इस पर एक भी थाना अध्यक्ष से लेकर के किसी भी सिपाही तक को सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन शराबबंदी में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। तो क्या लगता है इनको कि सबसे बड़ा अपराध यहाँ पर सिर्फ शराब बेचना और शराब पीना ही? नहीं, मसला ये है, देखो वहाँ पे एसएसपी या उसको बोलने की तो बात छोड़ो, जिस बाकरगंज की बात हो रही है अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो जो यातायात थाना और उद्योग भवन के बीच में एक ट्रैफिक का सिग्नल है, वहाँ पे हमेशा 4-5-10 जने पुलिस लगे होते हैं, जो आधे लोग उसमें से ट्रैफिक कानूनों का पालन करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आधे लोग तसीली में लगे होते हैं। वो ऑटो फोटो वाले से 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी करना होता है वो लगे होते हैं। 100 मीटर के दायरे में आपका यातायात थाना वहाँ पे आ रहा है, 100 मीटर के दायरे में आपको और इस थाने का नाम गांधी मैदान थाना या कुछ ऐसा थाना है, मतलब वहाँ पर खड़े खड़े 2 थाने हैं, 100 मीटर का दायरा है। सवाल है कि 13 करोड़ रुपया लूट लिया जाता है। और उससे पहले भी उस पूरे अगर आप बाकरगंज की बात करोगे, दलदली रोड से लेके उस जगहों पे पिछले 5 सालों में कम से कम दर्जनों ऐसे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। बहुत सारी ऐसी आपराधिक घटनाएं जो गांव समाज शहरों में होती है, जो मीडिया की सुर्खियां नहीं बनती है और सरकार के आंकड़ों में भी नहीं आती है। लेकिन ये सारी चीजें, ये आपराधिक गतिविधियां हो क्यों रही है? 2 ही रीजन है ना। लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और काम और रोजगार नहीं है लेकिन लोगों का पेट तो है,
लोगों की लत तो है, और जिसको जितना डिप्रेशन होगा, जिसको जितना फ्रस्ट्रेशन होगा, वो एडिक्शन की ओर उतना भागेगा। ये एक नेचुरल पहलू है। आप यहां से लेके बड़े लेवल पे, आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, गांव से लेके शहर तक, जब आदमी यंग होता है, जब एक युवा जब धीरे धीरे उनके कंधों पे जिम्मेदारी आती है, तो सबसे पहले कोशिश करती है कि हम 2 पैसा कमाने के लायक बन जाए। और जब वो 2 पैसा कमाने के लायक सक्षम नहीं होता है, या किसी वजह से उसको रोजगार नहीं मिलता है, या उसकी गलत शिक्षा नीति, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि पिछले 5, 10, 15 सालों में बिहार के शिक्षा नीति को अजीब तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों के पास डिग्रियां हैं, लोगों के पास तालीम है, तालीम बोले तो डिग्री आप बोल सकते हैं, तहजीब नहीं रही। आपको तालीम है, तहजीब नहीं रही। और ये सब चीजें आई कहां से? जो शीर्ष पे बैठे हमारे समाज के नीचे से लेकर ऊपर तक नेता हैं, उनकी तहजीब खो गई। उनको बात करने का तरीका नहीं है। समाज में आप देखोगे असेंबली में फाइट होती है, आप देखोगे नेताओं को बात करने का तरीका तो लगे कोई सड़क छाप लोग बात कर रहा है। कभी कभी आप देखोगे अजीब अजीब तरह के व्यंग्यात्मक बातें होती है। पहले भी हम लोगों ने सुनी है बातें, पुराने वीडियोज उठाओ, पुराने रिकॉर्ड्स उठाइए आप, जब 5 कद्दावर लोग या 2 कद्दावर लोग आमने सामने पक्ष विपक्ष में भी बात करते थे, तो उसमें शालीनता, तहजीब और मर्यादा का ख्याल रखा जाता था। तो मेन चीज है कि आप चीजों को स्मूथ तरीके से, बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे जाके चीजों को ठीक करो। आप हर काम वैसे ही करते हैं। अब शराबबंदी 6 साल से देख रहा हूँ, 2-3 साल से मैं ये कोरोना बंदी देख रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारी बंदियां आई गई, बीच में उठका गुटका, ये बंद, वो बंद, ये बंद। और पूरे भारतवर्ष में, सवाल से बिहार का नहीं है, कहीं पे भी कोई भी बंदी, जब तक आम जनमानस की उसमें सहभागिता नहीं होगी, तब तक वो बंदी सफल नहीं होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आम जनमानस को समझाने के लिए सिर्फ अखबारों के विज्ञापन या मानव श्रृंखला या ये वो ऐसे करके भी आप, या आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मैं इस चीज़ का हमेशा विरोध करता हूँ कि इंसान को इंसान रहने दो, अवतार मत बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ के जो भक्त हैं, चूँकि शिक्षा नहीं है, जो हमारे यहाँ के अनुयायी होते हैं नेताओं के, वो अपने लीडरान को वो मठाधीश बना देते हैं। क्या मठाधीश नहीं, अवतार पुरुष घोषित कर देते हैं, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो कोई भी रूल्स बताते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट पिछलग्गू वाली हो गई। लोगों को आपने अनुयायी नहीं बनाया, आपने लोगों को फॉलोअर नहीं बनाया, लोगों को आपने वो गुलाम बना दिया, लोगों का आपने पूरा मानसिक हालात ठीक नहीं रखा। तो उसके नतीजे के तौर पे शराबबंदी भी फेल होती है, हर बंदी फेल होती है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा क्वेश्चन था निशा, कि अगर प्रशासन चाह ले, 101% प्रशासन जो भी चाहेगी। अब इससे रिलेटेड तो मैं 1-2 चीजें और बता दूंगा। नीतीश जी तो अभी दहेज पे आ गए, नीतीश जी बाल विवाह पे आ गए, नीतीश जी हर वो सेंसिटिव मुद्दा जो इमोशंस को टच करता है। और सवाल नीतीश जी का नहीं है, देश के जो शीर्ष स्थान पे बैठे हैं ना, वो भी वही काम कर रहे हैं। हर वो सेंसिटिव मुद्दा जो लोगों के भाव को टच करे और तर्क वितर्क की संभावना को खत्म करे, आप हर वो चीज करते हैं। कल भी अंडर 18 शादियां हो रही थी, आज भी हो रही हैं और कल भी होंगी। आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी अखबार में एक जगह मैंने देखा कि शादियों को शादी करने से पहले आप थाने को इन्फॉर्म करें कि आप दहेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अरे दहेज ले लिया, जिसका जितना मैं सेटिंग करना था कर लिया, वो थाने को इन्फॉर्म किया, हमने 1 रुपया नहीं लिया दिया। आपको दिखा के लोग लेगा, आपको दिखा के लोग पिएगा, वो अलग बात है। इतनी बंदी के बावजूद भी मैंने जो बोला कि 200% जेलों में कैदी ठुसे हुए हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के शिकार लोग हैं। हमें नहीं पता उसका कितना बड़ा कष्ट है। और उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं फिर से बोल दूं, तब हम आगे बढ़ेंगे, कि अभी संजय जायसवाल जी ने जो कहा था कि क्या जिनके घरों में मौतें हुई उनके घर भी सील होने चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून सिर्फ शराब बेचने वाला, वहां भी तो शराब पाया गया, उनके घर के पीछे पाया गया। और आप देखोगे ना, जब भी हर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पे जब बात उठेगी, तो कभी कभी जब मीडिया, चूंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना ज़्यादा फैल जाती है बातें कि कभी अनुमंडल मुख्यालय से, कभी पुलिस मुख्यालय से, कभी विधानसभा सचिवालय से सैकड़ों हजारों शराब की बोतलें मिलती है। मुझे नहीं पता किस किस को सील करते हो, कैसे कैसे सील करते हैं, कौन कौन लोग कानून तोड़ता है, चाहे कोविड हो चाहे ये हो, और किसको किसके ऊपर आप कार्रवाई करते हो, उस कार्रवाई का आधार क्या है। ये चीज़ें जब सिमिलर नहीं होगी तो हमारे जैसे लोगों को सत्ता के प्रतिष्ठानों के खिलाफ में आक्रोश पैदा होता है। और कोई तो दिन ऐसा आएगा, भले ही शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जनता के भीतर आक्रोश आएगी और सारी बंदी धरी की धरी रह जाएगी। सर, आखिरी में 2 सवाल आपसे मर्ज करना चाहूंगी। पहला ये कि संशोधन के बाद ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी शराब बेचते हुए पकड़े जाएंगे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी हो, जब्त। बाकी
बाकी सर ढिलाई की बात जो कही गई कि अब ढील मिलेगी, तो ढील ये मिलेगी कि जेल में नहीं डाला जाएगा, पहली बार में जुर्माना लेंगे आपसे, और फर्स्ट टाइम में जेल में नहीं डाला जाएगा। तो ये जुर्माना आपको नहीं लगता करप्शन और इससे बढ़ जाएगा पुलिस वालों? बिल्कुल। जब कोविड कंट्रोल में आपने जुर्माना के नाम पे, मैंने पिछली बार बताया था कि बीट और वो उगाही का एक सेंटर बन गया। मैंने भी बातें बोला वो बाकरगंज वाले केस में कि आधे लोग वहाँ पे ट्रैफिक कानूनों का पालन करवा रहे होते हैं, आधे लोग अपना 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, बड़े प्यार से आपको ऐसे वीडियो जैसे छोटे छोटे चीजें मिल जाएंगी। अगर आप जुर्माना लेंगे, अभी एक बात बताओ ना, अभी जब शराबबंदी लागू किया कोविड काल में, तो अभी मैं पटना में गुजर रहा था, तो रेडियो एफएम पे एक मैसेज आ रही थी कि आप बताइए कि पुलिस जो है फिर से ब्रेथ एनालाइजर लेके घूम रही है। तो इस कोविड काल में आप अपना मास्क हटा के क्या उस ब्रेथ एनालाइजर जो अभी किसी और को मुंह में डाला गया, या आधा घंटा पहले किसी और के मुंह में डाला गया, या पता नहीं सैकड़ों लोगों के मुंह में डाला गया, क्या वो ब्रेथ एनालाइजर आप परमिट करेंगे देने का? मैंने पी रखी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मैंने पी रखी है। और अगर आप मेरे पास आए और अगर मैं ऑब्जेक्ट करूं कोविड प्रोटोकॉल के तहत कि मैं ब्रेथ एनालाइजर यूज नहीं करूंगा, तो हमें कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि ये जो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, या कानून क्या बनाते हैं, मतलब जो दिशा निर्देश तय करते हैं, जो गाइडलाइंस तय करते हैं, वो किस बेसिस पे तय करते हैं। वो मतलब कुछ भी बोल दिए, कुछ भी बना दिए, 50 आदमी के साथ ऐसे कर लो, 200 आदमी के साथ ऐसे कर लो, कहीं कोई फॉलो नहीं होता है, हर जगह एक दो ऊपर नीचे होता है। और जहां पे किसी का पर्सनल बचता है या खुद आप आउट ऑफ कंट्रोल है, तो त्रिपुरा जैसी घटना होती है। कहीं पे कोई एक दो केस तो आपको बताना है ना कि पूरी भारतीय जनता एकदम कानून का फॉलो कर रही है, तो एवरीडे एक आध को आपको पकड़ के शिकंजे में कसना है। सीधी बात है कि कभी कभी उसमें बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, और जो मास लेवल पे जो पीने पिलाने का काम कर रहे हैं, या कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, तो ये कानून एक्चुअली शराबबंदी करने से पहले इनको जागरूकता फैलानी चाहिए थी। दूसरी बात कि जब 6 साल शराबबंदी के हो गए और आपकी लाख जागरूकता के बावजूद, आपके करोड़ों अरबों के विज्ञापन के बावजूद, आपके ढेर सारे रैलियों और ढेर सारी जन सुधार जागरण यात्राओं के बावजूद, अगर बोतलें सुधार अभियान, तो कुत्ते तो नहीं पी रहे हैं। अगर विधानसभा सचिवालय से शराब की बोतलें पकड़ी जाती है, अनुमंडल मुख्यालय से पकड़ी जाती है, तो गाय बैल भैंस तो नहीं पी रहे हैं, वो लोग ही पी रहे हैं। और पीने वाले सिर्फ गरीब नहीं होते, पीने वाले सिर्फ वो नहीं होते कि बनारस से आया और पटना के होटल में आपने पकड़ लिया पर्टिकुलर चांसेस लेके। हर जगह दिखेगा, जो फंस गया उसका भी क्या होता है, कभी इसका फॉलो अप करिए कि पकड़ा गया, जेल गया, छूटा, कितने दिन, क्या हुआ, क्या बेल नहीं दोगे? कोर्ट पे ऐसे ही 200 टाइम्स प्लस प्रेशर है, जजों की कमी है, न्यायालयों में मेन चीजों के लिए उपाय नहीं मिल रहा, आप ये एक जबरन चीज लाद दे रहे हैं। तो और लादे हुए हैं, लगातार आप लादे हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा संशोधन हो, जैसे कि गुजरात में आउटसाइड लोगों के लिए शायद अलाउड होता है कि आप उनको व्यवस्था करवा सकते हैं। पता नहीं कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसे व्यवस्था होती है, जैसे आपके पुलिस मुख्यालय या मिलिट्री कैंप्स में जैसे अलाउड होती है। मुझे नहीं पता मिलिट्री वालों को क्यों जरूरी होती है, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स या डॉक्टर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को इस पार्टी की क्या जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं पता कि कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा अगर बिजनेस डील करते हैं तो उसमें शराब की क्या भूमिका होती है। लेकिन अल्टीमेटली इतना तो मुझे पता है कि बिहार का करोड़ों अरबों खरबों रुपए का राजस्व का पिछले 6 साल में नुकसान हुआ सिर्फ शराबबंदी की वजह से। और उसके जागरण के नाम पे जो आपने मीडिया सेट किया, या मीडिया को विज्ञापन देके आपने अपने स्तर से बोलने के लिए मजबूर किया, या न्यूज़ को कम ज़्यादा करके दिखाने पड़ने की कोशिश की, इन सारी चीज़ों का अल्टीमेटली बिहार की जनता ही भुगतान करेगी। तो कोई भी डिस्कशन होता है तो हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। आपको क्या लगता है कि शराबबंदी किस तरह से सफल हो सकता है, क्या कदम उठाने चाहिए? कल पप्पू यादव चीख चीख कर मेन रोड पर ये कह रहे थे कि 4 दिन के लिए हमको बिहार सौंप दे तो हम दिखा देंगे कि बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जा रही है कि इस लगातार 6 साल से शराबबंदी विफल है? कमी का तो वही कारण है कि प्रशासन अगर चाह ले तो शराबबंदी हो जाएगी, एक पत्ता नहीं हिलेगा। टैंकर और कंटेनर की बात तो छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि शराबबंदी, क्या शराब की वजह से बिहार के लोग पिछले 5 साल में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे? क्या शराब ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से बिहार को विश्व के मानचित्र पे या भारत के मानचित्र पे जगह नहीं मिल रही थी? क्या बाकी स्टेट या बाकी कंट्रीज जहां शराब से कोई वास्ता नहीं है, शराब या किसी प्रकार के नशा से कोई वास्ता नहीं, क्या वो ग्रो नहीं कर रहे हैं? आप सनसनी क्यों फैला रहे हैं? शराबबंदी इतना इंपॉर्टेंट हुआ क्यों? आप गांधी जी के देश या गांधी जी के राज्य या गुजरात या 2, 4, 5 स्टेट जो भी भारत में है उसकी नकल की बातें करते हैं। और मेरे विचार से जहाँ जहाँ बंदी है
वो अगर आप मीडिया प्रायोजित विकास को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इसका विकास राजस्व और आम जनता से कोई मतलब नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि लोगों के मौलिक अधिकार के हनन करने की जो शीर्ष सत्ता पे बैठे हुए नेताओं को आदत पड़ गई है और प्रशासन को जो लत लगी है, पहले उसको ठीक कर लीजिए। शराबबंदी भी सफल हो सकती है। आपको शराबबंदी करना है करो, आपको जो करना है करो, और ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पीने वाले पी रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च करके पी रहे हैं, उनकी आर्थिक हालत, उनकी माली हालत, उनकी व्यक्तिगत हालत बिगड़ ही रही है। वो बीमार पड़ने वाले पड़ ही रहे हैं। शराब पीने के बाद अगर मरने भी लगेगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी। और कई दफ़े ऐसा होता है, शराब इतनी ख़राब चीज़ है कि कभी कभी अच्छे खासे आदमी को डैमेज करता है या डिस्टर्ब करता है। शराब पीनी नहीं चाहिए। ये आप अच्छी भाषा में आप इसको प्रमोट करें, सिनेमा हॉल, हर जगह जो भी सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, 10 बात की एक बात, कि आप लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षित करें ना। इस 6 साल में शराबबंदी कर देने से आप कौन सा तीर मार लिए, और पिछले 20 सालों में, अब करीब 17वां, 18वां, 19वां, 20वां साल उनका 20वां मतलब चौथा टर्म जा रहा नीतीश जी का, और पिछले 20 सालों में शराबबंदी के अलावा आपने बिहार को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, पिछला रोने गाने के अलावा। तो इस पे विषय पे बात होनी चाहिए। अगर हम लोग अगली बार बैठते हैं तो विकास की बातें करें। ये शराबबंदी बकवास चीज़ है। शराबबंदी रहे नहीं रहे वो मेरा इशू नहीं है। और अगर शराब आप करते हैं कोई भी बंदी या कोई भी प्रोटोकॉल, तो उसका 100% पालन होना चाहिए, ताकि शासन का इकबाल और कानून का सम्मान लोगों में बचा रहना चाहिए। कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हैं तो कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज का मुद्दा शराबबंदी था, और जिस तरीके से इस वक्त बिहार में हाय तौबा मची हुई है शराबबंदी को लेकर के, इस वजह से आज इस एपिसोड में हम शराबबंदी पर बात कर रहे थे। हालांकि अब तक नीतीश कुमार या उनके किसी भी जदयू के पार्टी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि संशोधन के तौर पे ये फैसला लिया गया है, तो आधिकारिक तौर पे घोषणा खुद नीतीश कुमार करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि संशोधन करके क्या फैसले लिए जाते हैं। बहरहाल, आप तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बिहारनामा का अगला एपिसोड फिर से संडे को आएगा। बहुत